बिहार में चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों से मुलाकात कर ली, सभी पार्टियों की बातों को भी सुन लिया। अब बस चुनाव की घोषणा भी होने वाली। लेकिन जिस चुनाव में महज 1 महीने रह गए, उस चुनाव को लेकर महागठबंधन हो या एनडीए, उसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक क्रैक नहीं हो पाया कि सीटें बटेगी कैसी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। क्या ये मान लिया जाए कि जो विनिंग सीट है वो अपनी सभी पार्टियां अपनी तय कर लें और उसके बाद की सीटों को लेकर ही मंथन होगा। ये तमाम वो बातें हैं जो अभी भी बस चर्चाओं में है, चर्चा चल रही है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। मुकेश सहनी ने कहा था कि विजयादशमी तक महागठबंधन के सीटों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुकेश सहनी की वजह से ही कहीं सीटें ना फंसी हुई हैं, क्योंकि मुकेश सहनी की भी अपनी मांग है। तो आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है, कैसे सीटें बटेंगी। एक और तेजस्वी यादव जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं या मिल रहे हैं, वहां के उम्मीदवार को लेकर वो लगभग साफ हैं कि यही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन्हीं को चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। जैसे आप मटिहानी ले लीजिए, आप परबत्ता ले लीजिए। मटिहानी में बोगो सिंह को लेकर यह कहा जा रहा है कि आरजेडी ने उन्हें कह दिया है कि आप चुनावी मैदान में उतर जाइए। परबत्ता में डॉक्टर संजीव जो जेडीयू से शामिल हुए हैं आरजेडी में, उन्हें कह दिया गया है कि आप चुनावी मैदान में उतरिए। तो फिर बाकी सीटों का क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी तो सभी सीटों पर जाकर आरजेडी के लिए ऐलान करेंगे नहीं, ये तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें कहा जाएगा। तो सीटों के बांटने का फॉर्मूला आखिर अटका क्यों अभी तक सीटों को लेकर तय नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। दरअसल ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मुश्किल हो गया है। मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि गठबंधन में साथी दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथी दलों की संख्या ही नहीं बढ़ती जा रही है, बल्कि बिहार में कांग्रेस ने जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा निकाली और उसका जो रिस्पांस मिला है, उस रिस्पांस के बाद गठबंधन के सभी साथी दलों को लग रहा है कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं। और जब चुनाव जीत रहे हैं तो इस चुनाव में भागीदारी उनकी भी होनी चाहिए। ये भागीदारी अच्छी भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि उनकी संख्या बल ऐसे हो कि सरकार बनने के लिए बड़े जरूरी हो, तभी आपको अच्छा मंत्रालय भी मिलेगा, तभी आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में सीट बंटवारे और मांग में एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जो सभी पार्टियों के लिए मुश्किल हो रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की। आरजेडी के लिए मुश्किल यह है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है और तेजस्वी ने खुद जब कमान संभाली है तो पार्टी का विस्तार ही हुआ है, पार्टी बढ़ी ही है। पार्टी ए टू जेड की पार्टी बनने की कोशिश में लगातार लगी हुई है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नए प्रयोग हुए तो ऐसा लगा कि तेजस्वी अब उस राह में आगे निकल गए। इस बार भी जब बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले तो यह तस्वीर बताने के लिए काफी रही कि तेजस्वी को मिल रहा रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है। तो क्या ये वोट में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर वोट में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर तेजस्वी यादव क्या अपनी सीटों का त्याग करेंगे। पिछली बार जितनी सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी, क्या उन्हें छोड़कर इस बार उससे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उन्हें सहयोगी दल को चुनाव लड़ाना है। और अगर उनके सहयोगी दल उन सीटों पर चुनाव लड़ते भी हैं तो क्या आरजेडी अपना वोट उनको ट्रांसफर करवा पाएगी या नहीं, इस बात का डर है। क्योंकि पिछली बार तेजस्वी सिर्फ 12,000 मतों से सरकार बनाने से चूक गए थे। एनडीए और महागठबंधन में मतों का अंतर लगभग 12,000 का था। अगर ये मत उन्हें आ जाते तो शायद तेजस्वी चूकते नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव 144 अब भूल जाइए, लगभग 125 सीटों के आसपास चुनावी मैदान में उतर सकते हैं या उनके सीटों की संख्या 130 तक हो सकती है। तो फिर बात आती है कि कांग्रेस क्या करेगी। जो कांग्रेस को यह लगता है कि वो रिवाइव कर गए हैं बिहार में राहुल गांधी की बिहार वोटर अधिकार यात्रा के बाद, और जो बिहार में परिवर्तन हुआ है, कृष्णा लाबरू आए हैं, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसके बाद अब बिहार में दलित वोटरों को लेकर कांग्रेस की आस जग गई है। उन्हें लग रहा है कि एक सोती हुई कांग्रेस अब जाग चुकी है और अब यह सही वक्त है कि वो भले ही ज्यादा सीटों पर ना लड़े, लेकिन उन सीटों पर जरूर लड़े जहां उनकी जीत हो सके, और यही पेंच फंस गया है।
ये कहा जा रहा है कि 70 सीट जो 2020 में लड़ी थी वो 70 तो नहीं लेकिन 55-56 सीटें ऐसी चाहिए जहां जीत बिल्कुल सुनिश्चित हो जाए कांग्रेस की। और यहीं पर वो पेच फंसा है क्योंकि इसमें कई सीटें ऐसी है जो आरजेडी को जीती हुई सीटें देनी पड़ सकती है। यही मुश्किल खड़ी होती है। ये मुश्किल दोनों तरफ से, क्योंकि कांग्रेस की भी कुछ सीटों की मांग आरजेडी कर रही है कि वो सीट आप हमें दे दीजिए, बल्कि उसमें तो ये तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम है उनकी जीती हुई सीट है कुटुंबा, उस सीट को भी मांग रही है आरजेडी की ये सीट आप हमें दे दीजिए, वहां हम अपना पहलवान उतारेंगे। खैर, ये दो पार्टी की तो चर्चा हो गई। इसके बाद तीसरा बड़ा दल जो है वो लेफ्ट का है। लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, माले, सीपीआई, सीपीआई। अब इनको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से माले का प्रदर्शन रहा है तो माले अपनी सीटें बढ़ानी चाहती है। और ये कहा जा रहा है कि इन तीनों गठबंधनों को 30 से 35 सीटें दी जा सकती हैं। लेकिन क्या ये मान जाएंगे और क्या ये संभव है कि 30 से 35 सीटों के इस गुणागणित से ये पूरा खेल बन जाए? और इनके, क्योंकि लेफ्ट वो पार्टी है जो दूसरे दलों की विनिंग फैक्टर को एड ऑन करती है, यानी कि अगर आप पर किसी भी सीट पर लेफ्ट के वोटर हैं तो वो एक मुश्त उनको वोट करवा देते हैं। मतलब ट्रांसफर ऑफ वोट का रेशियो बहुत अच्छा रहता है लेफ्ट का। तो इसलिए महागठबंधन के साथ ही चाहते हैं कि इनके साथ कोई नाराजगी ना हो, क्योंकि अगर ये नाराज होंगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद बात वीआईपी पार्टी की। जैसा कि नाम ही है वीआईपी, तो इस बार के चुनाव में भी ये वीआईपी बने हुए हैं। साफ साफ कह दिया है कि चुनाव में हमें 60 सीटें चाहिए, साथ ही उप मुख्यमंत्री का पद। खैर, सीटों पर बात हो जाएगी, लेकिन क्या जो 60 सीट मांग रहे हैं वो 10, 11, 15 ऐसी सीटों पर बात मान जाएंगे? यही बात फंसी हुई, क्योंकि जैसे ही मुकेश सहनी बात नहीं मानेंगे, एनडीए की तरफ से एक ऑफर होगा। पिछली बार भी 3 अक्टूबर को मुकेश सहनी महागठबंधन से निकलकर एनडीए में आ गए थे। इस बार भी कहा जा रहा है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करिए, सीटें अगर ऐसी नहीं हुई तो फिर निकल जाएंगे। बल्कि कहने वाले राजनीतिक जानकार ये तक कह रहे हैं कि पिछली बार से कम सीटें हो सकती है वीआईपी की, आप बस नजर बनाए रखिए, मुश्किल बहुत होने जा रही है वीआईपी के लिए। तो क्या मुकेश सहनी इस बार भी ठगे जाएंगे महागठबंधन में? इसलिए भी सीट बंटवारा नहीं हो रहा है। और इसके बाद एंट्री हो गई है जेएम और पशुपति पारस की पार्टी की। पशुपति पारस की पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है और उनकी तरफ से भी सीटों की मांग है। तो कहा जा रहा है कि 3-4 सीट उन्हें भी दी जा सकती है। जेएम ने 12 सीटों की मांग की है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जेएम को 12 सीटें तो नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्हें भी 3-4 सीटों पर समझौता कराया जाएगा। कुल मिलाकर सभी दलों की अपनी अपनी मांग है और यह मांग ऐसी है कि जिसमें बीच का रास्ता निकलता फिलहाल महागठबंधन में दिखता नहीं। यह लग रहा है कि कोई ना कोई नाराज जरूर हो सकता है। अब नाराज कौन होगा, उसे मनाया कैसे जाएगा और क्या वो गठबंधन छोड़कर बाहर निकल जाएगा, इस पर भी सबकी नजर है। और आरजेडी कितना त्याग करती है और कांग्रेस कितना त्याग करती है, यह भी देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन को बनाने के लिए और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जरूरी है कि सभी पार्टियां एक साथ चुनावी मैदान में उतरे और ये सभी नेता भली भांति जानते और समझते हैं। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।